आप सभी को नमस्कार। पहला मैं हिमेश कुणाई आपका स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। उत्तराखंड एसआई का कंप्लीट कोर्स हम लोग लेकर आए हैं। इसमें आज हिंदी, सामान्य हिंदी के बारे में हम लोग जानेंगे और उसका पहली क्लास है आज जिसको हमने पढ़ना है। इसके सिलेबस पर मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं और जो कोई चैनल पर नया है तो एक बार उस वीडियो को जाकर देख लें कि वहां पर मैंने बताया था क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है, किस तरह से आपको पढ़ना है वो मैंने बताया है आपको। तो आज हम लोग जानेंगे यहाँ पर हिंदी भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि उसकी एबीसीडी क्या होती है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि बीच में से उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं किताब। तो आज वही हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा। भाषा क्या होती है पहले हमको जानना जरूरी है, भाषा क्या होती है। ठीक है, और सिलेबस में पूरे जो सिलेबस है 300 नंबर के सिलेबस में आपका हिंदी का जो रोल है लगभग 33% का इसका वेटेज है पूरे सिलेबस के अंदर। आप लोगों ने देख लिया होगा। और 100 नंबर का पूरा ये पेपर रहेगा आपका। ठीक, कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा ये। इसी के बारे में हम लोग आज जानना है। और आज जो पहला टॉपिक है हमारा भाषा। ठीक है, और लिपि के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज पहला टॉपिक हमारा रहने वाला भाषा। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है। ठीक है, तो क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमको उसकी एबीसीडी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाषा क्या होती है? तो भाषा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? भाषा। अब जिन चिन्हों के माध्यम से हम इस भाषा को दर्शाते हैं, ठीक है, ये आपके चिन्ह तो बने हुए हैं। ठीक है, ये चिन्ह क्या है? लिपि, जिसको हम लिपि कहते हैं। ये चिन्ह क्या है? आपके लिपि कहलाते हैं। ठीक है, तो भाषा को हम जिन चिन्हों के माध्यम से दर्शाते हैं उसको लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा को हम जिन चिन्हों के माध्यम से दर्शाते हैं उसको लिपि कहते हैं। अब बात आती व्याकरण किसे कहते हैं। तो जो शास्त्र हमको शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना सिखाता है उसको हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे यहां पर भाषा के बारे में, फिर लिपि के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां पर जानेंगे व्याकरण क्या होता है। ठीक है, तो भाषा क्या होती है? कोई भी व्यक्ति अपने भावों या विचारों का, ठीक है, क्या करता है? आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसको भाषा कहते हैं। और भाषा को दर्शाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको लिपि कहते हैं। और जो शास्त्र हमको शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना सिखाता है उसको हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, और जो भाषा है ये आपकी भास धातु से बनी हुई है। ये धातु किससे बनी है? भास धातु से बनी हुई है। और इसका अर्थ होता है कहना। क्या होता है? अर्थ कहना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखना है कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर के अंदर इस भाषा टॉपिक से। ठीक है, जो पूरा टॉपिक है हमारा भाषा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा सिलेबस में। तो इसी के बारे में हम लोग ना जानना है यहां पर। चलिए देखते हैं इसमें। तो टॉपिक है भाषा। ठीक है, तो भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? कहना। क्या अर्थ होता है? कहना। ठीक है, और भाषा का नाम हिंदी किसने दिया? हमारा ईरानियों ने दिया। ठीक है, तो ये जो नाम दिया है हमारी भाषा को हिंदी, तो भाषा क्या है हमारी? हिंदी। इसको नाम किसने दिया? ईरानियों ने इसको नाम दिया है। ठीक है, और अगर पूछता है हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। तो और इसका नामकरण किसने किया है? तो नामकरण आपका किया ईरानियों ने, इसका नामकरण किया है। और फारसी भाषा का ये शब्द है आपका। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपका यहीं पर बन जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी का। और भाषा का नाम हिंदी ये किसने दिया है? ईरानियों ने इसको नाम दिया है। अगला है सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो आमिर खुसरो ने सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखेंगे भाषा का विकास। तो इतना हमने जान लिया भाषा क्या होती है। ठीक है, और भाषा जो हमारी भाषा हिंदी है, ठीक है, उसको ये नाम किसने दिया? हिंदी नाम। और किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो फारसी भाषा का शब्द है, ईरानियों ने इसको नाम दिया। और सबसे पहले प्रयोग किया, ठीक है, भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया वो आमिर खुसरो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? आमिर खुसरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा टॉपिक्स को। तो ये दो क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं यहां पर हिंदी में। भाषा के विकास की बात करें, भाषा का जो विकास का क्रम लगाने को कभी कभार पेपर में आ जाता है, तो भाषा के विकास में आपका पहला जो क्रम आता है वो संस्कृत का आता है। ठीक है,
उसके बाद पाली का आता है, फिर प्राकृत का, फिर अपभ्रंश का, फिर अवहट का, फिर प्राचीन हिंदी का। ठीक है, तो संस्कृत होगी सबसे पहले आपकी। इसके दो रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत, अगर हम देखें इसको थोड़ा सा हम लोग डीप में जाएं तो इसके यहां पर दो रूप हैं संस्कृत के, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है कभी कभार कि लौकिक संस्कृत के बाद किस भाषा का विकास हो, तो पाली का, या फिर डायरेक्ट हम बात करें संस्कृत के बाद किसका हुआ, तो पाली का। ठीक है, पाली के बाद जो है आपका प्राकृत का, फिर आपका अपभ्रंश का। ठीक है, अपभ्रंश के बाद आपका जो आता है अवहट आता है। ठीक है, और अवहट के बाद प्राचीन हिंदी का क्रम आता है, और प्राचीन हिंदी के बाद अभी जो वर्तमान में हिंदी चल रही है हम उसी की बात करेंगे यहां पर। किसकी? वर्तमान हिंदी की बात करेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये भाषा के विकास का क्रम है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी। ठीक है, तो एक क्रम को आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभार पेपर में इसको क्या कहते हैं, क्रम लगाने को आ जाता है। ठीक है, अब डिटेल्स हम लोग देखेंगे यहां पर इनके बारे में। तो बात करेंगे सबसे पहले संस्कृत की। तो इसके दो रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। ठीक है, दो भाग हैं यहां पर संस्कृत के, एक वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। ठीक है, और भाषा के विकास में सबसे पहला क्रम संस्कृत का आता है। भाषा की आदि जननी, भाषा की आदि जननी किसको कहते हैं, संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है, और संस्कृत के मैंने बता दिया आपको दो रूप होते हैं, एक वैदिक और एक लौकिक संस्कृत। ठीक है, भाषा की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और भाषा के विकास में पहला क्रम आएगा और संस्कृत आता है। ठीक है, और संस्कृत भारत के साथ साथ विश्व की भी क्या है, सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, सबसे प्राचीन क्या है, भाषा है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करें यहां पर वैदिक संस्कृत की। तो वैदिक संस्कृत को हम लोग देववाणी के नाम से जानते हैं। वैदिक संस्कृत को देववाणी के नाम से जानते हैं, और वैदिक संस्कृत में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और धनुर्वेद। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, धनुर्वेद। ठीक है, इसको इस तरह लिख लीजिएगा, धनुर्वेद की रचना हुई है। और वैदिक संस्कृत को छंदांश भी कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। पूछ सकता है किस भाषा को छंदांश कहा जाता है, तो वैदिक संस्कृत को छंदांश भी कहा जाता है। ठीक है, और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो वैदिक संस्कृत में ही लिखी गई है। ठीक है, तो जितना हमारे काम का उसको देखते हुए चलेंगे कि बिल्कुल ही हमने पीएचडी करना है किसी टॉपिक पर, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमको हमारा क्या है कि पेपर में जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जिन वो टॉपिक जो प्राथमिक है हमारे लिए, ठीक है, उनको हम प्रायोरिटी में रखेंगे, अपनी प्राथमिकता में उनको हम लोग रखेंगे कि जहां से हमें क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना रहती है। ठीक है, ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। बात करें लौकिक संस्कृत की, तो लौकिक संस्कृत को उत्तर संस्कृत और ब्राह्मण संस्कृत के नाम से जाना जाता है। और लौकिक संस्कृत जो थी आपकी उच्च वर्ग व शिक्षित लोगों की भाषा थी। ठीक है, यदि ऑप्शन में आपको लौकिक वैदिक नहीं देगा तो संस्कृत के बाद जो है आपका डायरेक्ट पाली का आपका क्रम आता है, भाषा के विकास में किसका आता है, पाली का। और यदि ऑप्शन में उसने लौकिक और वैदिक दिए हैं तो यहां पर पाली के बाद किसका आप यहां पर किसका मिलेगा, पाली से पहले आपको लौकिक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका लोग ध्यान रखिएगा, यदि ऑप्शन में लौकिक वैदिक नहीं है तो संस्कृत के बाद सीधे किसका क्रम आ जाता है, पाली का। ठीक है, और यदि लौकिक दिया है तो लौकिक के बाद पाली का, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, पाली की बात करते हैं तो संस्कृत के बाद या फिर लौकिक संस्कृत के बाद जो भाषा के क्रम में जो आपका अगला क्रम आता है वो पाली का आता है। ठीक है, ये जो थी निम्न वर्ग व अशिक्षितों की भाषा थी। किसकी थी, निम्न वर्ग व अशिक्षितों की भाषा थी पाली। और भारत की प्रथम जनभाषा कहा जाता है पाली को, या फिर देसी भाषा भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोनों को यहां पर। तो भारत की प्रथम जनभाषा हो गई और प्रथम देशी भाषा, ठीक है, किसे कहते हैं, पाली को। पाली में ही बौद्ध धर्म के जो लोग थे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और साथ ही त्रिपिटक की रचना करी गई है पाली में।
ठीक है। अभी हम लोग जब यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे इतिहास में, तो हम लोग वहाँ पढ़ा भी है हम लोगों ने कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं हमको दो भाषाओं में मिलते हैं, एक पाली में, एक अनुपालित में। ठीक है, यानी कि एक पाली भाषा में रचे गए हैं और एक संस्कृत में रचे गए हैं बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, लेकिन अधिकतर हम बात करें जो बौद्ध धर्म के लोग थे उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया और त्रिपिटक की यहां पर रचना करी। ठीक है, और साथ ही गौतम बुद्ध ने, ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का जो अपने उपदेशों को दिया वह पाली भाषा में ही दिया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इतिहास के उससे भी हम देखें तो इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक है ये। अगला, प्राकृत की बात करें तो प्राकृत का अर्थ होता है स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। ठीक है, और जो प्राकृत थी इसको समाज का हर वर्ग, समाज का हर वर्ग चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, ठीक है, शिक्षित हो अशिक्षित हो, उच्च हो या निम्न वर्ग हो, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग हो, प्रयोग करते थे। किसका? प्राकृत का। ठीक है, और प्राकृत का जो प्रयोग किया गया जो जैन धर्म के लोग थे उनके द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसका प्रयोग किया गया, प्राकृत भाषा का। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे इसको यहां पर। ठीक है, और साथ ही जो महावीर स्वामी थे, ठीक है, महावीर स्वामी थे, उन्होंने अपने उपदेशों को, ठीक है, किसमें दिया? प्राकृत में दिया है, और गौतम बुद्ध ने पाली में दिया है। ठीक है, तो इनको आप जो जीएस का टॉपिक, जीएस के हिसाब से भी आप उसको देख लीजिएगा, वहां भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, तो प्राकृत का प्रयोग समाज का चाहे हर वर्ग, चाहे उच्च हो निम्न हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, उन्होंने इस प्राकृत का प्रयोग किया। ठीक है, अब प्राकृत के बाद बात करें हम यहां पर अपभ्रंश की बात करते हैं। ठीक है, तो जो अगला क्रम है भाषा के विकास में आपका अपभ्रंश का आता है। अपभ्रंश का जो अर्थ होता है टूटा हुआ या भ्रष्ट। ठीक है, टूटा हुआ या भ्रष्ट। अपभ्रंश को अभिहत्था या उकार बहुला भी कहा जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अभिहत्था के नाम से हम अपभ्रंश को जानते हैं, इसको उकार बहुला भी करते हैं। बात करें अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आचार्य पतंजलि और आचार्य ब्याडी ने अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आचार्य पतंजलि और ब्याडी ने किया। अपभ्रंश का जो अर्थ होता है टूटा हुआ या भ्रष्ट होता है। ठीक है, इसको अभिहत्ता या फिर उकार बहुला के नाम से इसको लोग जानते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अपभ्रंश में और आगे चलें तो अपभ्रंश को हिंदी की जननी, जबकि संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है, लेकिन आदि जननी हम कहें, हिंदी की जो आदि जननी है वह संस्कृत है आपकी। कौन है? संस्कृत है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो हिंदी की जो जननी है वो अपभ्रंश, और आदि जननी की हम लोग बात करें तो वो आपकी कौन है? संस्कृत है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका पेपर की दृष्टि से। अब बात करें अपभ्रंश को प्राकृत भाष किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाष कहा है। और जबकि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा गया है। और इन्हीं चंद्र शर्मा के द्वारा इस पुरानी हिंदी का जो प्रथम कवि माना गया है, किसको माना गया है? मुंज को। ठीक है, तो मुंज को इस पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है, और इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, पूछ सकता है कि पुरानी हिंदी के नाम से हम किसको जानते हैं? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से जानते हैं। इसी में एक आता है अपभ्रंश की उत्तरावस्था कौन सी होती है? अपभ्रंश की उत्तरावस्था कौन सी होती है?
तो अपभ्रंश की जो उत्तरावस्था यानी उत्तर यानी कि बाद की, उत्तरावस्था यानी कि बाद की अवस्था क्या कहलाएगी, तो अवहट कहलाती है। इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो अपभ्रंश की उत्तरावस्था कौन सी है, यहां पर अवहट है। इसके बारे में लोग देखते हैं अभी। चलिए तो बात करें अवहट की, ठीक है। तो अपभ्रंश की उत्तरावस्था को हम अवहट के नाम से जानते हैं। और अवहट के जो प्रमुख रचनाकार हैं वो हैं आपके विद्यापति, इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, मैथिल कोकिल, ठीक है, कोकिल। और इनकी दो रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपता की रचना इन्होंने अवहट में ही करी है, ठीक है। तो अपभ्रंश की उत्तरावस्था अवहट, और अवहट के जो प्रमुख कवि हैं वो विद्यापति, उनकी दो रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपता का, इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिए, लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश की उत्तरावस्था कौन सी कहलाती है, तो अपभ्रंश की जो उत्तरावस्था है वो अवहट कहलाती है, ठीक है। प्राचीन हिंदी, तो वर्तमान में जो हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे चलकर पढ़ेंगे, तो वो प्राचीन हिंदी का ही आगे रूप होगा, ठीक है। इसके बारे में अभी नीचे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी अपभ्रंश बचा हुआ है, पूरा खत्म नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर अपभ्रंश ही है। अपभ्रंश से कई बार क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत को हम साइड भी कर दें, लेकिन पाली में क्या है कि एक लाइन है कि जो पाली है भारत की प्रथम जनभाषा और देशी भाषा है पाली। लेकिन अपभ्रंश उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। और कई बार पिछले पेपरों में, प्रीवियस ईयर के पेपरों में अपभ्रंश से क्वेश्चन बने हैं आपके, ठीक है। तो अपभ्रंश से 7 अपभ्रंशों का विकास हुआ है, जिनमें आपका सौरसेनी, खस, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, ठीक है। तो इनको आप बार बार लिख के देखिए तो आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। रटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने रट लिया तो अगली बार फिर भूल जाएंगे उसको आप फिर, ठीक है। तो सौरसेनी, खस, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, ठीक है। तो ये 7 अपभ्रंश हैं हमारे, ठीक है। तो 7 अपभ्रंश होंगे, क्या होंगे, अपभ्रंश होंगे। इन्हीं से 5 उपभाषाएं निकलेंगी, आगे चलकर भी देखेंगे हम लोग इनमें से, ठीक है। तो उपभाषा तो इसमें और भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमारे 5 हैं। और 17 या 18 हम लोग बोलियां पढ़ेंगे अभी हम लोग यहां पर। फिर उन बोलियों का हम लोग संपर्क क्षेत्र देखेंगे, कहां पर वो बोली जाती हैं, क्या विशेषता रखती हैं बोलियां, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बार बार लिखिए, आराम से आपको याद होगा चीजें, ठीक है। सौरसेनी हो गया, इस तरह से आप इसको याद करते हैं, सौरसेनी, खस, पैसाची, ब्राचड़, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्री, फिर आपका अर्धमागधी, फिर आपका मागधी, ठीक है। इस तरह से आपको याद कर लीजिएगा। तो 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपको आराम से ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो रटने की कोशिश मत कीजिए, कितना आप लोग रटेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट है रटने के लिए। तो चीज़ों को समझ के हमने पढ़ना है, ये नहीं कि बिल्कुल हम उसको पीएचडी करने बैठ गए, नियम लेके बैठ गए, वो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला हम लोगों को। तो कोशिश में ये करनी है कि चीज़ें समझनी है, कि कैसे हमको चीज़ें याद हो, कैसे हमारे समझ में आए पेपर के अंदर, वो डाउट नहीं हो हमको जो पेपरों में हमें बैठने में होता है, ठीक है। ये हमने कोशिश करनी है। चीज़ों को रटने से काम नहीं बनता है, कितनी आप रटेंगे आप लोग, ठीक है। वो 12th तक आपने रट लिया, बीए में आप लोगों ने रट लिया, लेकिन यहाँ आप रटने का वो सिस्टम छोड़िए, समझकर और लिखकर उसको पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। और अभी आपको ये टॉपिक करा रहे हैं, जब ये टॉपिक आपको एक कंप्लीट हो जाएगा, जो भाषा, लिपि, व्याकरण है, इस पर हम आपको एक एमसीक्यू भी लेकर आपको लेके आएंगे, जिससे क्या है कि जो आपने पढ़ा है वो भी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कितना आप लोगों को चीज़ें याद हुई हैं उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एमसीक्यू सीरीज हम लोग लेके आएंगे, भाषा जब पढ़ लेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ लेंगे, तब हम पूरी इसमें एक एमसीक्यू लेके आएंगे। इसमें 100-150 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे हमारे लगभग, जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ये नहीं कि खाली हम क्वेश्चन उठा के लेके आ गए बैठाने के लिए आपको। तो 100-150 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। PYQ कुछ क्वेश्चन को बोलते हैं शॉर्ट में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अपभ्रंश हमने देखे अभी, इनसे जो विकसित उपभाषाएं हैं, ठीक है। सौरसेनी से हम लोग बात करें तो यहां पर आपकी पहली आती है राजस्थानी हिंदी, कौन सी, राजस्थानी हिंदी हो गई, गुजराती हिंदी हो गई, ठीक है। अगली हो गई आपकी यहां पर पश्चिमी हिंदी, ठीक है। ये 3 हिंदियां निकल के आती हैं, किससे, सौरसेनी से। खस से आपकी आएगी पहाड़ी हिंदी, ठीक है, ये भाषाएं हैं। पैसाची से
आपका पंजाबी और लहंदा, बराचर से आपकी सिंधी हो गई, ठीक है, महाराष्ट्री से आपकी मराठी हो गई, अर्धमागधी से आपकी पूर्वी हिंदी हो गई, ठीक है, और मागधी से आपकी बांग्ला हो गई, बांग्ला, असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी होगी हमारी, ठीक है। इसको हम जानेंगे, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अभी चलकर। तो ये जो है अपभ्रंश से विकसित क्या है, उपभाषाएं हैं। सौर से नीचे आपकी राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी, पश्चिमी हिंदी, खस से पहाड़ी हिंदी, पैसाची से पंजाबी लहंदा, ब्राचर से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बांग्ला, असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी, ठीक है। तो इन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट है 5 उपभाषाएं निकल के आएंगी। पहली राजस्थानी हिंदी, दूसरी आपकी पश्चिमी हिंदी, तीसरी आपकी पहाड़ी हिंदी जो इंपॉर्टेंट रहेगी, और चौथी आपकी पूर्वी हिंदी, पांचवी आपकी बिहारी हिंदी। यही 5 उपभाषाएं हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इनसे कौन कौन सी बोलियां निकली हुई हैं, जो विकसित हुई हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो ये रहा आपका उपभाषाओं से विकसित बोलियों की हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर। तो पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो ये पूरा जो इसमें आप इस स्लाइड देख रहे हैं, ये पूरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट पूछता है कि बताइए पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, या पूछ लेगा बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित उपभाषा है। इसी प्रकार हम बात करें, जो हमने उपभाषा मैंने आपको बताई, जो 5 उपभाषाएं हैं, कितनी हैं, 5, ठीक है। इनसे विकसित हम लोग देखेंगे बोलियां, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, डायरेक्ट पूछेगा बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित है, बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित है। हिंदी तो बाद में पूछेगा आपसे, पहले वो अपभ्रंश में आपको घुमा कर रख देगा, ठीक है। तो बुंदेली किससे है, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो हम बात करें यहां पर कौन कौन सी बोलियां हैं, बांगरू या हरियाणवी। तो बांगरू को हम हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसका बुंदेली हो गई आपकी, फिर ब्रजभाषा, फिर कन्नौजी, फिर खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ट्रिपल बी डबल के, ठीक है, इसकी ट्रिक है। ट्रिपल बी डबल के नाम से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ब्रजभाषा, बुंदेली और उसके बाद आपका बांगरू, ठीक है। ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, डबल के से खड़ी बोली और कौरवी, ठीक है। इसमें बांगरू को हरियाणवी कहा जाता है और खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है, ठीक है। इसको आप इंपोर्टेंट करिएगा। ये बताऊंगा मैं आपको कि ये खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा, अभी आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। किसी को लग रहा हो कि सब अभी छूट गया है, तो छूटा नहीं है, अभी हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में आगे चलकर कि खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। अब इसको हम लोग कैसे याद करें कि इसमें पूर्वी कौन सी, पश्चिमी कौन सी है, ठीक है। तो मारवाड़ी को हम लोग एक तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं मारवाड़ी यानी कि पीछे, मार पड़ेगी पीछे, तो मारवाड़ी कहां, पश्चिमी राजस्थान में आपकी कहां क्या बोली जाती है, मारवाड़ी, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं, समझ कर चीजों को, ठीक है। रटने से अच्छा हम चीजों को समझ लें, ठीक है, कि आपको किस तरीके से चीजें याद होती हैं, ठीक है। सबकी कैचिंग पावर अलग होती है। तो मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, कहां बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। यानी मार पड़ेगी पीछे भैया, पुलिस मारेगी पकड़कर। अगर हम बात करें मेवाती की, मेवाती, तो यहां पर तो आ रहा है, तो उसको हम लगा देंगे उत्तरी राजस्थान में, ठीक है। तो चीजों को समझना हम लोगों ने, अपने के चीजों को आसान बनाना है, अपने के लिए घिचपिच नहीं करनी, हौच-पौच नहीं करना कि हमें तो याद ही नहीं होता है, ठीक है। अब बचती है आपकी मालवी, ठीक है। तो मालवी यानी कि मालपुए मिलेंगे आपको दक्षिण में, तो इसको आप इस तरह से याद करते हैं, मालपुए कहां मिलेंगे, दक्षिण में। तो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है कौन सी आपकी, मालवी, ठीक है। अब बची आपकी जयपुरी, ठीक है। तो यहां पर पौ लग गया पूरी, तो इस समय कर सकते हैं पूर्वी राजस्थान, जयपुरी को, ठीक है। और इस जयपुरी को, इसके 2 नाम और हैं, इसको ढूंढाड़ी और हाड़ौती भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हाड़ौती के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया राजस्थानी भाषा के बारे में। तो राजस्थान में मारवाड़ी, पश्चिम राजस्थान में मेवाती, उत्तर, तो उत्तर में
ठीक है। मालवी मालपुए मिलेंगे आपको कहां, दक्षिण में, दक्षिण राजस्थान में। जयपुरी आपका पूर्वी राजस्थान में। जयपुरी के दो नाम हैं आपके, एक आपका हाड़ौती, एक ढूंढाड़ी, ठीक है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, ठीक है। अब विद्वानों ने क्या करा कि नेपाली को कई जगह काउंट नहीं किया, तो इसलिए क्या है, कुल जो बोलियां उन्होंने बताई हैं लगभग 17 बोलियां बताई हैं। कोई काउंट करता है तो 18 कह देता है, कोई 20 भी कहता है, ठीक है। तो फिलहाल आप उसको 17 याद रखिएगा, 17 बोलियां हैं ये, ठीक है। तो पहाड़ी हिंदी में मेन जो है कुमाऊनी गढ़वाली है, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी पूर्वी हिंदी में, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ठीक है। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये बोलियां आती हैं आपकी, ठीक है। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, और राजस्थानी भी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से, और बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित है, ठीक है। तो ध्यान आपने भी रखना है, डायरेक्ट पूछ सकता है बताइए ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है, या पूछ सकता है छत्तीसगढ़ी किस अपभ्रंश से विकसित है, या पूछ सकता है छत्तीसगढ़ी किस हिंदी से विकसित है। तो छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी से, और अपभ्रंश कौन सा आएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर रहे हैं इन बोलियों का संपर्क क्षेत्र कौन कौन सा है, कहां ये बोलियां बोली जाती हैं आपकी, ठीक है। इनका संपर्क क्षेत्र क्या है आपका, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मैं बता भी आया था आपको, मारवाड़ी, मार पड़ेगी भैया पुलिस, अगर आप गलत काम करेंगे तो जो है पुलिस जो है पीछे मारेगी आपके, ठीक है। तो मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में, ठीक हो गया। जयपुरी, तो इसमें पू आ रहा है जयपुरी में, तो पूर्वी राजस्थान में। मेवाती, तो लग गया यहां पर, तो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। मालवी, तो मालपुए आपको कहां मिलेंगे, दक्षिण में, तो दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है। इस जयपुरी के दो नाम और हैं, उसको नोट कर लीजिएगा आप, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ठीक है। हाड़ौती नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अगला बात करें हम कौरवी या खड़ी बोली की, ठीक है। तो ये बोली जाती है आपकी हरियाणा में, और बांगरू की बात करें तो ये बोली जाती है आपकी हरियाणा में, ठीक है। चलिए अगला ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है इनका तीनों संपर्क क्षेत्र आपका, ब्रज भाषा का, बुंदेली का, कन्नौजी का, ठीक है। अवधी की बात करें, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों की बात करें तो यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में इसको बोला जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती हैं। अगला भोजपुरी, मगही और मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली आपका बिहार के साथ साथ कुछ जो यूपी का जो क्षेत्र बिहार से लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती हैं आपकी, ठीक है। इसमें मेन रूप से आपका बिहार है राज्य, जहां बोली इनका संपर्क क्षेत्र जो है भाषाओं का। कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली की बात करें तो तीनों उत्तराखंड में, ठीक है। तो जो इसमें कौन कौन सी है, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, कहां पर, उत्तराखंड में, ठीक है। पूर्वी हिंदी के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्राचीन क्षेत्र था कौशल प्रदेश था, पूर्वी हिंदी का क्या था, कौशल प्रदेश था। इसीलिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। कौशल प्रदेश इसका प्राचीन क्षेत्र था जहां ये बोली जाती थी, ठीक है। और इसमें की ध्यान रखिएगा, तो कौशल प्रदेश था तो इसलिए इसको हम लोग प्राचीन जो पूर्वी हिंदी से कोस्ती के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, कोस्ती, ठीक है। तो इसमें कौन सी वाली को हम जानेंगे, देखते हैं अभी। तो पूर्वी हिंदी की जो है आपकी अवधी है, ठीक है। अवध में इसको बोला था, अवध जो क्षेत्र था वहां की प्रमुख बोली है, ठीक है। पूर्वी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है आपकी अवधी, अवध अंचल यानी कि अवध में बोली जाती थी, ठीक है। और इसको जब जो सूफी संत थे जब इसको अपने साथ बंगाल ले गए, जब सूफी संत बंगाल में गए होंगे तो इन्होंने इसको वहां पर गोहारी नाम से प्रचलित किया, किसको, अवधी भाषा को। तो अवधी का एक नाम कौन सा है, गोहारी, और एक अन्य नाम है इसका कोसती। कौशल क्षेत्र था इसका, कौशल प्रदेश प्राचीन क्षेत्र था, वहां पर इसको बोलते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोस्ती। जब सूफी संत इसको बंगाल में लेकर गए तो उन्होंने इसका जो नाम दिया वहां पर गोहारी नाम से इसको प्रचलित किया, ठीक है। अगला आपका पश्चिमी हिंदी की बात करें,
तो पश्चिमी हिंदियों को, जो इसकी बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, उनको आकार बहुला और ओकार बहुला दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, आकार बहुला में आपकी हरियाणवी व खड़ी बोली आती है, जबकि ओकार बहुला में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आती हैं। ठीक है, तो एक वीडियो में आपको मैं पूरा बता दूंगा कि आकार बहुला क्या है, ओकार बहुला क्या है, ये सब समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी ध्यान रखिएगा, जो आकार बहुला में हरियाणी खड़ी बोली आती हैं और ओकार बहुला में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आती है। ठीक है, और जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, उनके अनुसार जो पश्चिमी हिंदी ही क्या थी, वास्तविक हिंदी है। वे कहते हैं जो पश्चिमी हिंदी है क्या है, वही क्या है, वास्तविक हिंदी है। और इसी पश्चिमी हिंदी को केंद्रीय हिंदी के नाम से हम जानते हैं। इतना लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी को केंद्रीय हिंदी भी कहा जाता है, और इसको दो भागों में बांटा हुआ है, आकार बहुला, ओकार बहुला में। आकार बहुला में आपकी हरियाणवी व खड़ी बोली आती है, और ओकार बहुला में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आती है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमी हिंदी को ही वास्तविक हिंदी बताया है, और इसको हम केंद्रीय हिंदी के नाम से इसको लोग जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रजभाषा के बारे में थोड़ा सा। तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की सबसे पुरानी बोली है। इसका मुख्य केंद्र मथुरा। ब्रज का अर्थ होता है गौओं का समूह। ठीक है, यानी गायों का समूह। ठीक है, तो मुख्य केंद्र मथुरा में बोली जाती थी, ब्रजभाषा का क्षेत्र है। ठीक है, और ब्रजभाषा में 8 कवियों का विशेष महत्व है, जिन्हें अष्टछाप का कवि जिन्हें अष्टछाप कहा जाता है। पूरा ये संघ जो है, 8 कवियों का जो पूरा संघ है, इसको हम अष्टछाप कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ सकता है कि अष्टछाप के कवि किस भाषा में रहे हैं, तो ब्रजभाषा में रहे हैं। और आपको ये भी याद रखने कौन कौन से वे 8 कवि हैं, जिनमें आपके सूरदास हैं, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। ये 8 कवि आते हैं, इन्हीं का संघ कहलाता है, आपका अष्टछाप कहलाता है, इनका तो पूरा संघ है इसमें। ठीक है, तो नाम याद रखना आपने, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। ठीक है, इसमें जो आपके सूरदास जी हैं, इनको अष्टछाप का क्या कहा जाता है, जहाज कहा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और इन कवियों के नाम आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, भूलेंगे नहीं। 3-4 बार कम से कम रिविजन तो आप लोग करिए, तभी आपको चीजें याद होंगी। ये नहीं कि आपने रट लिया तो भूलेंगे नहीं। अब आज भले ही आपको रट जाएगा, एक हफ्ता बाद भूल जाएंगे उसको। ठीक है, तो इससे बढ़िया कि 1-2 बार लिख लीजिए उसको। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइए, तभी आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, और अब देखते हैं इसको ब्रजभाषा में 2-3 पॉइंट और हैं। बंगाल में इसको ब्रजबुली कहा गया। ठीक है, तो जब ब्रजभाषा को कृष्ण भक्ति की कवि थे, जो कृष्ण भक्ति के जो कवि हुए, उन्होंने इसको ब्रजबुली के नाम से बंगाल के अंदर प्रचलित किया, और इसी ब्रजबुली को पुरानी बांग्ला कहा जाता है। किसको? ब्रजबुली को पुरानी बांग्ला के नाम से जानते हैं। पूछ सकता है कि पुरानी बांग्ला के नाम से किसको जानते हैं, तो ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें एक नोट और कर लीजिएगा, इसको नोट है आपके लिए। ठीक है, कि हरियाणवी को जाट बोली भी कहा जाता है। हरियाणवी को जाट बोली भी कहा जाता है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रज भाषा के कुछ जो प्रमुख रचनाकार हैं, जो ब्रज भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं। इनमें सूरदास जी की बात करें तो उनकी सूरसागर है, सूरसारावली, साहित्य लहरी। याद इंपोर्टेंट रखिएगा, या पेपर में पूछ सकता है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। नंददास जी की रसमंजरी, भंवर गीत, रूपमंजरी और सुदामा चरित। ठीक है, रसखान की यहां पर प्रेम वाटिका है। मीराबाई की गीत गोविंद टीका, और एक रचना तुलसीदास जी की भी आती है ब्रजभाषा में, इसको हम जानते हैं कवितावली के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, और सूरदास जी की रचना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको याद रखिएगा आप लोग, कई बार पेपर में पूछ चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की ब्रजभाषा में है, तो कवितावली है। या पूछ सकता है सूरसागर किसकी है, सूरसारावली किसकी है, साहित्य लहरी किसकी है, तो याद रखिएगा सूरदास जी की रचनाएं हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं खड़ी बोली। तो इसके हम नामकरण की बात करें खड़ी बोली के, तो नामकरण में जो योगदान रहा फोर्ट विलियम कॉलेज का रहा। आपका मेन जो इसमें योगदान रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज का इसमें बड़ा योगदान रहा इसके नामकरण में। और 3 व्यक्ति इससे जुड़े हैं इसके नामकरण से। एक आपके हैं गिल क्राइस्ट, गिल क्राइस्ट हैं आपके, सदल मिश्र हैं, और लल्लू लाल हैं आपके। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
3 व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा इसका नामकरण किया गया खड़ी बोली का, गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र और लल्लू लाल के द्वारा, ठीक है। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने इसको खड़ी बोली को कौरवी कहा है, सांकृत्यायन ने, ठीक है। और गंवारू एक आपके कवि हुए हैं उर्दू के, जो विद्वान हुए हैं अब्दुल हक, उनके द्वारा इस खड़ी बोली को गंवारू कहा गया है, ठीक है। अपने अपने लोगों के मत हैं इसमें। राहुल सांकृत्यायन ने इसको कौरवी कहा है, और इसका नामकरण में जो योगदान मेन रहा है 3 व्यक्तियों का इसमें, गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लू लाल, या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। तीनों व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, खड़ी बोली के प्रमुख रचनाकारों की बात करें तो यहां पर सदासुखलाल नियाज हैं, तो इनकी रचना है सुख सागर। इंसा अल्लाह खां की जो रचना है रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल की प्रेम सागर है, और सदल मिश्र की नसीकेतोपाख्यान, ठीक है। तो सुख सागर किसकी है? सदासुखलाल नियाज की। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की, प्रेम सागर लल्लू लाल की, और नसीकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। ये खड़ी बोली के रचनाकार हैं प्रमुख, ठीक है। अगला देखते हैं, भाषा के लिए हिंदी शब्द का जो प्राचीनतम प्रयोग था वो आपका सरफुद्दीन एक आपके विद्वान हुए हैं, इनकी रचना है जफरनामा। उसमें हमको हिंदी शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग मिलता है, लगभग आपका 1424 ईस्वी में इन्होंने किताब लिखी थी ये। इसमें सरफुद्दीन जो महोदय हैं, इनके द्वारा भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग किया गया है, ठीक है। और हिंदी का जो वास्तविक अगर हम आरंभ देखें कब से हुआ है, तो 1000 ईस्वी से हिंदी का वास्तविक आरंभ मिलता है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें हिंदी भाषा के जब विकास के हम कालखंड देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। खलखंड हो गया, इसको आप लोग चेंज करिए, लिखा हुआ है कालखंड, ठीक है। तो कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पर। पहला है आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल, ठीक है। तो डिटेल से हमें नहीं पढ़ना है, इतना नहीं पूछेगा कि आदिकाल क्या है, मध्यकाल क्या है, भक्तिकाल क्या है। तो हमको इतना जान लेना कि इसके 3 भाग हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की बात करें तो 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक, और मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल जो अभी चल रहा है 1800 ईस्वी से अभी तक चल रहा है आपका, ये इसे हम जानते हैं आधुनिक काल, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान रहा है, साथ में ये जॉन गिलक्राइस्ट हैं आपके, और इसके अलावा सदल मिश्र थे आपके, सदल मिश्र हो गए आपके, और लल्लू लाल हो गए, ठीक है। तो इन 3 व्यक्तियों का योगदान रहा है इस आपका हिंदी के विकास के क्रम में, हिंदी के खड़ी बोली के नामकरण में, या हिंदी के विकास में हम बात करें योगदान की, ठीक है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जो 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, और इसके संपादक जुगल किशोर थे आपके, और 30 मई को ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र निकला था आपका, ठीक है। इसीलिए 30 मई को क्या मनाते हैं? पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है? पत्रकारिता दिवस भी भारत में मनाया जाता है 30 मई को, इसीलिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा 1893 में इसकी स्थापना की जाती है। इसके अगर हम संस्थापक सदस्यों की बात करें तो इसमें श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा 1893 में संस्थापक सदस्य इसमें श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह हैं। बात करें हम सरस्वती पत्रिका की तो 1900 में निकलती है, और इसको प्रयाग जो प्रकाशन था उसने निकाला था, इसको प्रयाग प्रकाशन के द्वारा निकाला गया। और इस सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो चिंतामणि घोष थे आपके, ठीक है। अगला 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त किया गया यहां पर, ठीक है। 1900 में आपके कौन थे? चिंतामणि घोष थे। और 1903 में कौन हुए इसके संपादक नियुक्त? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। 1918 से 1936 के कालखंड को छायावाद का युग कहा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभों में
जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा है। पूछता है छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन कभी शामिल नहीं है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ है छायावाद के। चलिए अगला देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्रगतिवादी कवि भी कहा जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में लखनऊ में की जाती है। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 कहां, लखनऊ में। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में मद्रास में आयोजित किया गया और इसके सभापति मदन मोहन मालवीय जी थे आपके, ठीक है। तो प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में मद्रास में, सभापति कौन थे इसके, मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। अगला देखते हैं। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया, इसके सभापति किसको बनाया गया, महात्मा गांधी जी को बनाया गया। और सम्मेलन में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया था यहां पर, ठीक है। तो पहला 10वां हुआ आपका, कहां पर हुआ था आपका, मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे उसके, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। 18 में कहां होता है, इंदौर में होता है, इसके सभापति कौन थे, महात्मा गांधी थे। और इसी सम्मेलन में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन यहां पर किया था, ठीक है। बिहार विद्यापीठ की बात करें तो 1921 में पटना में इसकी स्थापना होती है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना मद्रास में की जाती है। असल में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था आपका, मैं बात करूं इसकी हिंदी साहित्य सम्मेलन की, तो इसी को 1927 में नाम दे दिया गया दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। इसका नया नाम था किसका, हिंदी साहित्य सम्मेलन का। और इसकी कहां स्थापना की जाती है, मद्रास में। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1929 में देवधर में की जाती है। देवधर आपका झारखंड में है, ठीक है। अखिल भारतीय हिंदी संस्था की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना दिल्ली में की जाती है। नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 में दिल्ली में। अगला देखते हैं। चलिए ये आपका यहां पर खत्म हो गया है। तो ये भाषा के बारे में एक विस्तृत चर्चा थी कि किस तरीके से हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। अपने के लिए ये नहीं कि हम लोगों ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया फिर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो चीजों को लिखकर पढ़िए, इससे क्या चीजें आपको जल्दी याद होंगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कहां कहां से क्वेश्चन बनने की इसमें संभावना है। जो अपभ्रंश वाला जो पूरा एक पोर्शन है हिंदी भाषा का यहां पर, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। और कुछ अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये आपको समझ में नहीं आया है। और बाकी आपको जो है इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी जीके सरकारी, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसको आपकी PDF मिल जाएगी इसकी, ठीक है। और बाकी आप जो है इंस्टा पर हमको फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हम लोग क्या है डेली क्विज कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो यदि आप रील्स, और हम लोग यहाँ पर रील्स और शॉर्ट के माध्यम से क्विज कराते हैं हम लोग, ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं वहां पर। और नए अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे जो फेसबुक पेज है जीके सरकारी का, तो फेसबुक पेज को आप हमारे फॉलो कर सकते हैं, जीके सरकारी के नाम से ही ये सब हमारा इसमें है हमारे, ठीक है। तो ट्विटर पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, वहां पर डेली आपको नए अपडेट्स मिलेंगे वहां पर, ठीक है। जीके सरकारी का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा, ठीक है। तो यहाँ पर सब ज्वाइन कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।